एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी कहानी जुनून इश्क को। जुनून इश्क के पिछले भाग में हमने देखा था कि वंशिका और कृति की मुलाकात के पहले दिन ही लड़ाई हो जाती है। वंशिका की दादी बीच में आती है और इन दोनों को साइड करती हैं। इसके बाद वंशिका आकर के बैठती है अपनी कार के अंदर और बड़े ही गुस्से के साथ चली जाती है अपने ऑफिस की तरफ। इधर कृति वंशिका की दादी के साथ एंटर करती है वंशिका के घर के अंदर। यहीं तक भाग हुआ था। चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं आज की कहानी को। इधर जब कृति एंटर कर रही थी वंशिका के घर के अंदर तो उसे एक अजीब सी फीलिंग होती है। उसे ऐसा फील होता है जैसा कि वो यहाँ पर पहले भी आ चुकी है। एक ऐसी फीलिंग कृति के अंदर आती है और वो अचानक से रुक जाती है। वंशिका की दादी देखती हैं कृति की तरफ और पूछती हैं कि क्या हुआ बेटा। कृति कहती है कुछ नहीं दादी। और ये लोग आ जाते हैं अंदर घर के अंदर आने के बाद जब कृति आसपास की चीज़ों की तरफ देखती है तो उसे सामने एक अलग ही दुनिया शुरू हो जाती है। कुछ चीज़ें, कुछ यादें उसकी आंखों के सामने आ रही थी। कृति क्लियर नहीं कर पा रही थी कि ये क्या है, इसलिए वो अपने थॉट्स को साइड रखती है और ये सोचती है कि शायद वो इतने बड़े घर पर आई है तो ऐसा नर्वसनेस के कारण हो सकता है। इसलिए वो अपने ख्यालों को साइड करती है और आसपास की चीज़ों की तरफ देखने लग जाती है। आसपास की चीज़ें जो वो देख रही थी वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी और वो उनकी कीमत का अंदाज़ा लगा सकती थी। कृति जान सकती थी कि वंशिका के घर में जो एक एक चीज़ें हैं उनकी कीमत कितनी है। वंशिका अमीर थी इसलिए उसके घर पर जो भी चीज़ें थीं उन चीज़ों की जो कीमत थी वो करोड़ पार थी। इधर उधर देखते हुए जो कृति है उसका ध्यान हॉल में ही जो रखे एक तस्वीर पर जाती है। वो तस्वीर बहुत बड़ी थी और उस तस्वीर में वंशिका के सारे फैमिली मेम्बर्स की फ़ोटो थी। सारे फैमिली मेम्बर उस तस्वीर के अंदर मौजूद थे। कृति काफ़ी ध्यान से उस तस्वीर को देखने लग जाती है। उस तस्वीर में वंशिका ज़्यादा बड़ी नहीं थी, नॉर्मल एक टीनेजर की ही एज वंशिका की थी। कृति उस तस्वीर की तरफ देख रही थी। इधर वंशिका की दादी एक सर्वेंट को आवाज़ देती हैं। वो सर्वेंट आता है और पानी का ग्लास लाने के लिए वो कहती हैं। सर्वेंट उनका ऑर्डर ले करके चला जाता है और वो कृति को ऑफ़र करती हैं सोफ़े पर बैठने के लिए, पर कृति झट से कहती है कि पहले आप बैठिए। और वंशिका के दादी के बैठने के बाद कृति बैठती है सोफ़े पर। पहले तो बैठने से वो थोड़ा झिझक रही थी क्योंकि वहाँ पर जो चीज़ें मौजूद थीं उनकी कीमत काफ़ी ज़्यादा थी और कृति के लिए ये एक नया अनुभव था, इसलिए वो थोड़ा झिझक रही थी, पर उसके बाद वो बैठ जाती है। इतने में ही जो सर्वेंट है वो पानी का ग्लास लाकर दे देता है कृति को, पर कृति उस ग्लास को ऑफ़र कर देती है वंशिका की दादी को और कहती है दादी आप पीजिए, मुझे अभी पानी की नीड नहीं है। आप बाहर से आई हैं तो आपको इसकी ज़्यादा नीड होगी। इधर वंशिका की दादी स्माइल करती हैं कि ये लड़की अपना काम आते ही शुरू कर दी, आते ही वो चीज़ें हैंडल करने लगी। एंड कृति का ये नेचर, बड़ों को कैसे ट्रीट करना है, ये सारी चीज़ें वंशिका की दादी को काफ़ी अच्छा लगता है। वो तो पहले ही कृति के एटीट्यूड से इम्प्रेस थी, अब तो वो और भी ज़्यादा कृति से इम्प्रेस हो जाती हैं। वो सर्वेंट को कहती हैं एक और ग्लास पानी का लाने के लिए। इधर वंशिका की माँ वो भी आ जाती हैं अपने कमरे की तरफ, कमरे से बाहर, क्योंकि उन्हें भी सुनाई दी थी आवाज़ें, इसलिए वो आ जाती हैं अपने कमरे के बाहर। जब वो कमरे के बाहर आती हैं तो देखती हैं हॉल में दो लोग बैठे हुए हैं। एक तो उनकी माँ जी बैठी हुई हैं और एक नया पर्सन बैठा हुआ है, इसलिए वो वहाँ पर आती हैं। उनके वहाँ पर आने के बाद जो कृति है उन्हें सबसे पहले खड़े होकर नमस्ते करती हैं। इधर वंशिका की माँ भी कृति को नमस्ते करती हैं और वो वंशिका की दादी की तरफ देखती हैं और पूछती हैं कि ये कौन है माँ जी। तो वंशिका की दादी रिप्लाई करती हैं कि ये कृति है, कृति मल्होत्रा, और वो इंट्रोड्यूस कराती हैं। वैसे तो उन्हें कृति के बारे में उतना नहीं पता था, पर नाम वो जान चुकी थी, इसलिए वो इंट्रोड्यूस कराती हैं। इधर कृति भी पूछती है तो उसे पता चलता है कि ये वंशिका की माँ है। इन लोगों की बातें होना शुरू होती है
और कृति वंशिका की दादी से उनके हेल्थ के बारे में, वंशिका की माँ से और भी जो इन्फॉर्मेशन थी उसे लेती है, जानती है कि इनको कौन सा रोग है, इनकी ट्रीटमेंट कैसी है, ये सारी चीज़ें कृति जानती है। और वंशिका की दादी भी काफ़ी सवाल करती हैं कृति से, कृति के बारे में पूछती हैं, कृति का पूरा नाम क्या है, उसकी एज क्या है, वो कहाँ पर रहती है, वगैरह वगैरह। वो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन लेती हैं कृति से। इधर बातों में ही वंशिका की दादी बताती हैं वंशिका की माँ को कि इन लोगों की लड़ाई हो गई, वंशिका और कृति की लड़ाई हो गई, ये बात बताती हैं। और किस तरीके से कृति वंशिका का रिप्लाई दे रही थी, तो ये सुनकर पहले तो वंशिका की जो माँ है वो काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ जाती हैं कि वंशिका उसे रिप्लाई देना, इसलिए वो पूछती हैं, मीन्स कहती हैं कृति को कि काफ़ी हिम्मत है तुम में। कृति कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है आंटी। और इन लोगों की बातें वो सुन रही थी तो कृति को अपनी पर एक फीलिंग आती है, इसलिए वो अपनी जो हेड है उसे डाउन कर लेती है। और इधर ये लोग आपस में बातें करके हंसने लग जाते हैं। वंशिका की दादी कहती हैं, ऐसे ही बेटा, ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए कि वंशिका का कोई रिप्लाई दे दे और उसके टक्कर का रिप्लाई दे दे, इसीलिए हम लोगों ने ये बात कही। चलिए अब हम देखते हैं वंशिका की तरफ। वंशिका गुस्से के साथ तो आती है अपने ऑफिस, और ऑफिस आने के बाद पूरा हंगामा मचा देती है। सुबह सुबह वंशिका का मूड काफ़ी ख़राब हो गया था, और जब वो ऑफिस में आती है तो वो अपने एम्प्लॉयज़ के मूड को ख़राब करने लग जाती है, यानी वो तुरंत ही मीटिंग बुलाने के लिए कहती हैं। इधर सारे एम्प्लॉयज़ फिर डर जाते हैं कि कल जो हुआ उसके बाद फिर एक मीटिंग, आज क्या करेगी ये खड़ूस, ये सारी चीज़ें उनके माइंड में चलने लग जाती है। अब ऑर्डर था तो करना ही पड़ेगा, इसलिए इन लोगों की मीटिंग आती है। वंशिका सुबह से शाम सारी एम्प्लॉयज़ की क्लास लेने में, उनके कामों में कमियां निकालने में, वो प्रोजेक्ट क्यों नहीं हुआ, इस सब चीज़ों को लेकर के हर एक एम्प्लॉयज़ को टारगेट में ले कर उसकी अच्छे से बैंड बजा रही थी। सभी लोगों के बीच ये हलचल हो जाती है कि ऐसा क्या हुआ कि सुबह सुबह इस करेले का असर हम लोगों को देखने को मिल गया है। ऐसा तो नहीं होता है ना, जब ये घर पर जाती है तो इसका मूड तो नेक्स्ट डे अच्छा ही रहता है, पर आज क्या हुआ। सबकी क्लास लेने के बाद वंशिका आती है अपने कैबिन में और फाइल्स उठा करके करने लग जाती है अपना काम। और जब वो काम कर रही थी तो उसका माइंड चला जा रहा था सुबह जो हुआ, तो वो बड़बड़ा भी रही थी और कृति को सुना भी रही थी कि ये लड़की कौन सा काम करेगी, इसमें केयर करने के एक लक्षण भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। और वो उस पर्सन को भी कॉल करती है जिस पर्सन को उसने ये काम दिया था। उस पर्सन को कॉल करने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा सुनाती है कि कैसी लड़की भेजी तुमने, ये क्या है, इसका नेचर तो ऐसा है, वगैरह वगैरह वो सुनाती है। ये उस काम को कर भी पाएगी। तो वो पर्सन कहता है कि मैडम थोड़े दिन और, उसके बाद आपको पता चल जाएगा, और मुझे विश्वास है कि मैंने जिस लड़की को भेजा है वो इस काम के लिए परफेक्ट है। वंशिका उसे धमकी देती है और कहती है कि अगर परफेक्ट ना हुई तो तुम्हारा जो होगा वो तुम सोच लेना। वो पर्सन कहता है जी मैडम, और अगर वो परफेक्ट हुई तो। वंशिका कहती है तुमने क्या कहा। वो पर्सन कहता है कि कुछ नहीं मैडम, कुछ नहीं। इधर वंशिका अपना कॉल कट कर देती है। उधर जो पर्सन है वो कहता है भले कुछ नहीं कहा, वरना जॉब से निकाल देती। ऐसे ही बच जाते हैं शाम के 7। अब कृति के जाने का टाइम हो जाता है, तो कृति अपने काम को ख़त्म करने के बाद निकल जाती है अपने घर के लिए। इधर वंशिका की दादी कॉल करती हैं वंशिका को और कहती हैं कि आज भी तुम्हें घर पर आना है। वंशिका मना करती है कि मैं नहीं आऊँगी दादी, काम है कुछ। वंशिका की दादी कहती हैं कि मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम्हें आना है तो आना है। इसके बाद वो कॉल कट कर देती हैं। ये हर रोज़ का था, अगर वंशिका को घर पर बुलाना है तो उसे धमकी देनी ही होगी। अब वंशिका क्या ना करती, उसे जाना ही पड़ता, इसलिए थोड़ी देर और काम करने के बाद वंशिका कार की कीज़ लेकर के निकल जाती है अपने घर पर। उधर कृति भी निकल जाती है अपने घर के लिए। घर पर जाने के बाद कृति काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी। आज का डे उसके लिए काफ़ी ज़्यादा काम भरा था
और उसे ऐसे काम का आदत भी नहीं था। घर आने के बाद जो कृति है वो काफ़ी थक कर बैठ जाती है अपने ही घर के सोफे पर बैठने के बाद जो कृति है वो थोड़ा आराम करती है। तब तक कृति के पापा वहाँ पर आते हैं। कृति को थका देखकर वो पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा। कृति कहती है कुछ नहीं पापा। इधर कृति के पापा कहते हैं तुम काम पर गई थी ना। तो कृति कहती है जी पापा। कृति के पापा कहते हैं कि कैसा रहा तुम्हारा दिन। और वो लोग, कृति कहती है कि बहुत अच्छा पापा, वो लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, बस एक लड़की के सिवाय। और वो पूरा इंसिडेंट बताती है कि क्या हुआ था मॉर्निंग में। कृति की बात सुनकर जो कृति के पापा हैं वो कहते हैं क्या तुम भी सबसे लड़ ही जाती हो एकदम। वैसे उसकी कोई गलती नहीं थी, वो हॉर्न दे रही थी ना, तुम्हें हट जाना चाहिए था। कृति कहती है पापा मैंने भी हाथ दिखाया था उसे, समझा तो रही थी कि मैं हट रही हूँ 2 मिनट रुक जाए, पर वो हॉर्न पे हॉर्न बजाए जा रही थी, तो मैं क्या करती। और लड़ाई की स्टार्टिंग उसने ही की थी। इधर कृति के पापा कहते हैं कोई ना, जाओ फ्रेश हो जाओ थोड़ा। कृति कहती है जी पापा। और कृति उठती है वहाँ से और थोड़ा फ्रेश होती है, जाती है किचन में चाय बनाती है। कृति के लिए चाय उसका पसंदीदा चीज़ था। कृति चाय को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। चाय की एक सिप लेने के बाद कृति कहती है अब दिन की सारी थकान दूर हो गई, चाय के बिना तो दिन ही अधूरा है। और वो एक कप देती है अपने पापा को और दोनों बाप बेटी आराम से चाय को एंजॉय करते हुए बातें करते हैं। उधर सिमरन जी आती हैं अपने दोस्तों के साथ एकदम लेट, जब कृति घर के अंदर आ चुकी थी। सिमरन आती है और देखती है कि उसकी दीदी और उसके पापा बैठकर चाय पी रहे हैं। सिमरन कहती है कि आज तो मैं गई, और वो घड़ी की तरफ जो उसने अपने हाथ पे पहनी हुई थी उसकी तरफ देखती है और टाइम का उसे होश आता है और कहती है दी नहीं छोड़ेंगी आज। डरते डरते सिमरन आती है घर के अंदर। इधर कृति सिमरन की तरफ देखती है और कहती है तुम अभी आई हो, तुम कमरे में नहीं थी। और वो अपने पापा से भी पूछती है तो उसके पापा कहते हैं हाँ ये अभी आई है। इधर कृति काफ़ी गुस्से से देखती है सिमरन की तरफ और कहती है तुम कहाँ थी अब तक, और टाइम का तुम्हें कोई होश है, ये कोई टाइम होता है घर पर आने का। वो सिमरन कहती है कि कुछ नहीं दी, वो दोस्तों के साथ थी बस। इधर कृति कहती है दोस्तों के साथ थी, इसका क्या मतलब है, इतना लेट। सिमरन कहती है कि नहीं दी। कृति के पापा बीच में आते हैं और कहते हैं शांत हो जा। कृति कहती है पापा कैसे शांत हो जाऊं, एक तो ये लापरवाह है, ऊपर से इतना लेट घर पर आई है, मैं गुस्सा ना करूं तो क्या करूं इस पर। कृति के पापा कहते हैं कि बच्ची है, होता रहता है। कृति कहती है नहीं पापा, ये काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी है। पर कृति के पापा जैसे तैसे कृति को शांत करते हैं और सिमरन भी इन लोगों के साथ आकर के बैठती हैं। सिमरन अपनी दी को सॉरी बोलती है कि दी ऐसा आगे से नहीं होगा, सॉरी। कृति शांत हो जाती है और पूछती है सिमरन से तुम्हारा एग्ज़ाम था ना। सिमरन कहती है कि हाँ दी। कृति कहती है कि कैसा रहा एग्ज़ाम तुम्हारा। सिमरन कहती है कि आपने पढ़ाया था, बहुत अच्छा गया था। आपने जो जो टॉपिक मुझे कल रात को पढ़ाए थे वो सारे टॉपिक आए थे एंड वो मेरे माइंड में थे, तो मैंने अच्छे से लिख दिया था। एग्ज़ाम मेरा काफ़ी अच्छा गया है। कृति कहती है गुड। सिमरन कहती है कि हाँ कुछ क्वेश्चन नहीं लगे हैं बट हाँ ठीक है, पासिंग मार्क्स से ज़्यादा ही आ जाएंगे। कृति कहती है शाबाश। सिमरन पूछती है कि अदी आप जॉब पर गई थी ना, आपका कैसा रहा डे। कृति कहती है काफ़ी अच्छा। और वो इंसिडेंट नहीं बताती कि मॉर्निंग में क्या हुआ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा छिड़ चुका था, इसलिए कृति ये बात नहीं बताती है सिमरन को। ये लोग थोड़ा और बातें करते हैं। इसके बाद कृति पर खाना बनाने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसलिए वो जाती है किचन के अंदर खाना बनाने। पर सिमरन भी आ जाती है कृति के पीछे पीछे किचन में और कहती है कि दी मैं हेल्प कर दूँ आपकी। कृति देखती है सिमरन की तरफ और कहती है कि क्या हुआ, किस बात का मस्का पानी लगाया जा रहा है। सिमरन कहती है कि कुछ नहीं दी, ऐसे ही मन में आया तो मैंने सोचा कि कर देते हैं आपकी हेल्प। तो कृति कहती है सीरियसली ना, मजाक नहीं ना कर रही हो। सिमरन कहती है नहीं दी।
कृति कहती है ठीक है, और ये दोनों मिल कर के खाना बनाने लग जाते हैं। इधर कृति कहती है तुम इसलिए हेल्प कर रही हो ना कि मेरे पास जॉब की भी एक काम आ चुका है। सिमरन कहती है हाँ दी, आपके ऊपर वैसे भी काफ़ी ज़्यादा लोड है, और मैं आपकी इतनी भी हेल्प ना करूँ तो छोटी बहन होने का कोई मतलब ही नहीं होगा। कृति स्माइल करती है और कहती है काफ़ी बड़ी हो चुकी है। सिमरन कहती है आपसे कम। और ये दोनों लोग बातें करते हुए बनाने लगते हैं खाना। खाना बनाने के बाद ये लोग खिलाते हैं अपने पापा को, खुद भी खाते हैं और खाने के बाद सो जाते हैं। वंशिका भी आती है अपने घर पर आने के बाद हमेशा की तरह वो फ्रेश होती है और सभी लोग बैठ जाते हैं डाइनिंग टेबल पर। डाइनिंग टेबल के बैठने के बाद इन लोगों का खाना यानी डिनर शुरू होता है। डिनर करने के साथ ही हल्की फुल्की इन लोगों की बातें हो रही थी। वंशिका की माँ और वंशिका की माँ मिलकर के कृति की काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे कि कितनी अच्छी लड़की थी। आते ही अपना काम स्टार्ट कर दिया और वो कृति की हर एक छोटी छोटी आदतें जो उन्होंने आज नोट करा, ये सारी चीज़ें वो आपस में बातें कर रहे थे। इधर जो सलोनी थी वो भी सुन रही थी इन लोगों की बातें। सलोनी उस वक्त तो घर पर नहीं थी, पर जब इन लोगों को बातें करते हुए देखकर वो भी पूछती है कि क्या है, जानने की कोशिश करती है, तो वो लोग बताते हैं कि ऐसा है। इधर कृति का नाम सुनकर वंशिका काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो रही थी। ये तीनों लोग आपस में ही बातें कर रहे थे और वंशिका अकेले चुपचाप से अपना डिनर कर रही थी और उसके हाथों की मुट्ठी बंद थी। उस लड़की की वजह से आज उसका पूरा डे खराब गया था। अब वंशिका से कंट्रोल नहीं होता है और कहता है क्या है आप लोगों को, जब से वो लड़की आई नहीं है आप लोग कृति 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 कब से किए जा रहे हैं। और सलोनी, तुम्हें क्या जानना है, पढ़ाई का तुम्हें कोई होश है कि दूसरों के मामले में आकर के दूसरों की बातें जान रही हो तुम। सलोनी चुप हो जाती है। इधर वंशिका देखती है अपनी माँ और दादी की तरफ, वो लोग भी चुप हो जाते हैं। अब वंशिका की दादी कहती हैं कि क्या हुआ, क्यों गुस्सा कर रही है तुम, और खाना खा लेना, खाना खाते वक्त कौन गुस्सा करता है। वंशिका कहती है कि आप लोग चुपचाप से खाना नहीं खा सकते हैं। हाँ माना कृति, लेकिन इतना भी क्या है उस लड़की में, और कैसा काम, मुझे तो नहीं लगता कि वो आपकी केयर कर भी पाएगी। इधर वंशिका की दादी कहती हैं कि तुझे क्या पता, उस लड़की ने आते ही अपना काम करना शुरू कर दिया, और हाँ अब उसको रिप्लेस करने की कोशिश ना करियो तुम। मैंने तेरी बात मानी है और तैयार हो गई हूँ कि एक केयर टेकर होगी, और कृति से अच्छा कोई मेरी केयर नहीं कर सकता, इसलिए अब तुम उसे रिप्लेस करने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हें घर से रिप्लेस कर दूँगी। वंशिका कहती अजीब जुर्म है, मैं इस घर की बेटी हूँ और आप मुझे ही रिप्लेस करेंगी। वंशिका की दादी कहती हैं हाँ तो अब चुपचाप से खाना खा, और हम लोग नहीं कर रहे हैं कृति की बात, तो खा चुपचाप से। वंशिका कहती है ठीक है, और वो करने लग जाती है अपना डिनर, पर उसके माइंड में चल रहा था कृति कृति क्या है यार ये लड़की, और वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट भी हो रही थी। जैसे तैसे वंशिका अपना खाना ख़त्म करती है और कमरे में आ जाती है। कमरे में आने के बाद भी वो कृति को सुनाया जा रही थी कि ये लड़की काम भी कर पाएगी, और इसकी हिम्मत कैसे हुई राठौड़ को जवाब देने की। तो आज की कहानी यहीं तक, मिलते हैं आपसे हम अगले भाग में। ये भाग कैसा लगा बताइएगा। चलिए अब हम चलते हैं।